तो हम लोग नवक पाठ शुरू करते हैं, जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। पाठ कुछ इस प्रकार है कि उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। क्यों हैरान रह गई थी? क्योंकि किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। यानी जो सिख बीवी थी उनका रूप रंग चाल ढाल सफ़िया की माँ से मिलता था, इसलिए थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कैसे मिल रहा है? वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब। खुली हुई किताब से मतलब है यहाँ चेहरे का कि ऐसा चेहरा, ऐसा जिसके अंदर कोई भाव छुपा ना हो। यानी जो मन में कुछ और सोच रहा हो, बाहर कुछ और दिखाने का प्रयास कर रहा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है। उसको कहेंगे चेहरा जैसे खुली किताब। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो ये एक हुलिया दिया सिख बीवी का, जो सफ़िया की माँ से मिलता जुलता था, इसलिए थोड़ा उसे आश्चर्य होता है। जब सफ़िया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा, यानी सिख बीबी ने। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, यानी सफ़िया के बारे में बताया गया कि मुसलमान हैं। कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा, क्योंकि वो लाहौर से भारत, उधर भाई उनके लाहौर रह गए थे, ये लोग भारत में थे, इसलिए अलग हो गए थे, इसलिए नहीं देखा था बहुत दिनों से। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। वे कौन? यानी सिख बीवी। और उन्हें बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। ये कौन बताया? ये सिख बीवी ने बताया सफ़िया से। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या बता रही हैं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। अभी ये लोग भारत में हैं, लेकिन सिख बीवी कह रही हैं उनका लाहौर, यानी वो लाहौर को अपना मान रही है। लाहौर की विशेषताएं: अच्छे खाने के शौकीन, नफीस कपड़े यानी ठीक ठाक कपड़े पहनने वाले लोग, सैर सपाटे घूमने टहलने वाले, जिंदा दिल यानी सबसे घुल मिल कर रहना, मन में कोई मनमुटाव न रखना, ऐसे विशेषता है लाहौर वासियों की। ऐसा सिख बीबी ने बताया सफ़िया से। उधर कीर्तन होता रहा, यानी जहाँ वो लोग मिल रहे हैं वहाँ कीर्तन हो रहा था। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे? तो उनका जवाब है, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो यहाँ अब हमारी भी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। तो ये जो वाक्य है कि हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, यही पूरी कहानी में मूल वाक्य होके घूमेगा। आगे हम लोग जब देखेंगे, अन्य पात्र आएंगे तो वे भी अपना वतन, अपने जन्मस्थान को बताते हैं। तो उस सिख बीवी का जन्मस्थान यानी लाहौर में था, जहाँ से उन्हें विभाजन के बाद भारत आना पड़ा था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी, यहाँ बस जाने के बाद भी, अच्छे से रम जाने के बाद भी बिजनेस व्यवसाय बढ़ गया है, यानी कोई समस्या नहीं है विस्थापन का। लेकिन फिर भी वो जो एक बात मन में टीस उत्पन्न कर रही है, वो अपने जन्म स्थान के प्रति लगाव। इसीलिए लिखा कि मेरा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, यानी उनके आंसू गिरते हैं सिख बीवी की याद से, अपने बचपन की यादों से, अपने जन्म स्थान को लेकर के जो यादें मन में आती हैं, उस वजह से उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर
उसी जगह आ जाती है साडा लाहौर, यानी मेरा लाहौर। कुछ भी हो, जन्म स्थान के प्रति एक लगाव दिखाने का प्रयास किया लेखक ने। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देते हुए रुखसत होने लगे यानी जाने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। ऐसा सफ़िया ने पूछा होगा। वे दरवाजे से लगी खड़ी थीं, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। ऐसा सिख बीबी ने बताया, कहा सफ़िया से कि अगर वहाँ जा ही रही हो, जब कुछ लाने के लिए बात ही कह ही रही हो, तो लाहौरी नमक लाना। अब ये जो लाहौरी नमक लाने की बात कही है, इसमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसी कीमती चीज़ वहाँ से नहीं मंगाया है, नमक मंगाया है। नमक जो हमारी रगों में बसता है और नमक जो हमारे जन्मभूमि से, हमारे मिट्टी से लगाव का प्रतीक होता है। तो यहाँ जो नमक मंगाने की बात है वो इस सब की ओर सूचित करता है। यहाँ पे सिख बीबी के मन में अपने जन्मभूमि के प्रति लगाव दिखाता है, इसलिए नमक की बात हो रही है। तो यहाँ की बात हो गई। अब दृश्य बदल गया। सफ़िया लाहौर जा चुकी है, वहाँ कई दिन गुजर चुका है, 15 दिन गुजर चुका है। वही लिख रहा है कि 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला, यानी 15 दिन वहाँ रह चुकी है। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। वहाँ जो भाई हैं खूब सेवा टाल हो रही इनकी। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत की, कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। यानी बहुत सारे सामान लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी उनकी, लाहौरी नमक जो सेर भर है। क्योंकि और अन्य सामान तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि नमक एक गैरकानूनी चीज़ है जिसको इस देश से उस देश नहीं ले जा सकते थे। अब उसे लेकिन ले जाना था तो कैसे ले जाएंगे, ये सफ़िया सोच रही हैं। तो उन्होंने अपने भाई से इस बारे में चर्चा करना उचित समझा। सफ़िया का एक भाई बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? ऐसा सफ़िया ने अपने भाई से पूछा। वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। यह जवाब था सफ़िया के भाई का, जो कि पाकिस्तान में है। और ये जो वाक्य बोला कि आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, ये दरअसल एक प्रकार से भूखंड की बात हो रही है। यानी भारत देश इतना बड़ा देश है, भारतीय ज़मीन पाकिस्तानी ज़मीन से कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए उसने बोला, सफ़िया के भाई ने, कि आप लोगों के हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है। और वो थोड़ा हैरान भी है कि कोई कीमती चीज़ ले जाती, कोई ऐसी अच्छी चीज़ ले जाती तो एक बात थी, ये नमक ले जाने की जिद उसको थोड़ा अभी समझ में शुरू में नहीं आ रहा है। वह झुझला गई, यानी सफ़िया, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। तो यहाँ हिस्सा बखरा यानी जो हिस्सेदारी होती है, उसको एक बोलचाल के लहजे में बोला है, हिस्सा बखरा। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। तो उसे नहीं समझ में आया किसको ये माँ कह रही है। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज बोला, देखिए बाजी, बाजी संबोधन है बहन को, बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई, ऐसी वैसी मतलब गैरकानूनी, तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो वो बिगड़ कर बोली, यानी अपने भाई की बात को काटा। निकल आने का क्या मतलब है, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। ऐसा सफ़िया ने कहा।
भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून यानी फिर ये उसके भाई ने जवाब दिया, दोनों में बातचीत चल रही है। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून की हुकूमत से ही होते हैं, हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत की नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो होते नहीं। ये जवाब दिया किसने? सफ़िया ने। क्योंकि उनकी सोच अलग है, उसके भाई की सोच अलग है। उसका भाई कानूनी तौर पे व्यवहारिक तरीके से सोच रहा है, सफ़िया व्यवहारिक तरीके से न सोच करके भावनात्मक तरीके से सोच रही हैं। उनको लग रहा है कि ये तो एक प्रेम की निशानी है, एक अपने जन्मभूमि के प्रति लगाव की निशानी वाली चीज़ है नमक, तो इसे ले जाने से किसी को तो नहीं रोकना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्योंकि जो गैर कानूनी चीज़ है सो है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे महत्वपूर्ण चीज़ हो, चाहे महत्वहीन चीज़ हो, लेकिन वास्तव में अगर वो गैर कानूनी है तो है। इसलिए उसका भाई, सफ़िया का भाई, इसे ले जाने से मना करता है। अब दोनों में बातचीत आगे बढ़ रही है कि हाँ वे मशीन तो नहीं होते, उसका भाई बोल रहा है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो वही समझा रहा है, व्यवहारिक चीज़ बता रहा है कि वो ड्यूटी कर रहे हैं और गैर कानूनी चीज़ को नहीं ले जाने देंगे। सफ़िया आगे बोली, अरे बाबा मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करे, एक तोहफ़ा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। ये सब सफ़िया का मानना है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ तो है नहीं कि बहुत कीमती चीज़ है, चोरी से स्मगलिंग करके ले जाया जा रही। नमक है, प्रेम की निशानी है, अपने जन्मभूमि के प्रति लगाव वाली चीज़ है, तो ऐसा वो कह रही हैं। उनका भाई आगे बोला, अब आपसे कौन बहस करे, यह आप अदीब ठहरिए। अदीब यानी साहित्यकार, रचनाकार। और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घूमा होता है, ऐसा उसने कहा। यानी थोड़ा सा घूमा होता है, यानी थोड़ी अलग सोच वाले होते हैं अदीब लोग, रचनाकार लोग, साहित्यकार लोग। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है? तो घूम फिर करके बात वही आ रही है कि चीज़ इस नमक को मत ले जाइए, आप नहीं ले जाएंगे, वो लोग रोक लेंगे। उसने गुस्से से जवाब दिया, नहीं सफ़िया ने, कस्टम वालों को जाने या न जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही हो जाती भैया। तो ये जो अभी ऊपर वाले वाक्य में उसके भाई ने कहा आप अदीब ठहरे और अदीबों का दिमाग कुछ घुमा हुआ होता है, उसी का जवाब यहाँ दिया कि अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती। अब यहाँ बात बड़ी है, थोड़ा सा बेहतर जगह हो जाती, यानी जो अदीब होते हैं, जो साहित्यकार रचनाकार होते हैं, वो प्रेम भाईचारे के साथ रहना जानते हैं, आपसी प्रेम भाईचारे को महत्व देते हैं। अब सफ़िया का ये कहना है कि इसी तरह की सोच अगर सब लोग रखते, यानी सभी लोगों के मन में प्रेम भाईचारे का भाव होता, आपसी लगाव का भाव उत्पन्न हो जाता, तो ये दुनिया कुछ और ही हो जाती। यानी यहाँ फिर कोई समस्या नहीं होती, कोई मारपीट नहीं होती, कोई छल कपट नहीं होता, कोई किसी का नुकसान न करने के बारे में नहीं सोचता, आपसी प्रेम भाईचारा होता, चारों तरफ होता, तो कहीं कोई समस्या ही नहीं होती। ऐसा सफ़िया ने समझाया, इसीलिए लिखा कि ये दुनिया और बेहतर होती, यानी आपसी प्रेम भाईचारा होता अगर सभी लोग अदीबों की तरह प्रेम भाव से रहते। तो इस तरीके से ये बात धीरे धीरे इन लोगों में चल रही है। फिर आगे बाद में देखते हैं।